नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस भाग में हम गति यानी कि जिसका जो हमारा एनसीईआरटी का अध्याय 7 है, उसके सिद्धांत का भाग 3 का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि वेग के परिवर्तन की दर क्या होती है और हम उसको कैसे परिभाषित करते हैं। यह हमारा अस्वीकरण है। आइए आज के व्याख्यान के शिक्षण उद्देश्यों पर एक नज़र डालते हैं। तो इस व्याख्यान के बाद आप सक्षम होंगे वेग के परिवर्तन की दर की अवधारणा को समझने में। कैसे इसको हम लोग समझेंगे? सबसे पहले तो जो उदाहरण है हमारे 7.2 और 7.3 उनको हम लोग जानेंगे। फिर हम अनुभाग 7.3 को कवर करेंगे जिसमें हम वेग के परिवर्तन की दर के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम उदाहरण 7.4 करेंगे। अंत में कुछ पाठगत प्रश्न करेंगे जो हमें विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यह जो उदाहरण है इसको हम लोग करते हैं और समझते हैं कि आखिर हमें इसमें क्या निकालना है और क्या-क्या चीज़ें दी हैं उसके अनुसार। तो प्रश्न यह है कि एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 2000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 2400 किलोमीटर दर्शाता है, यानी कि 2400 किलोमीटर दर्शाता है। यदि यात्रा में 8 घंटे लगे तो कार की औसत चाल की गणना किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड में करना है हमें। यानी कि यह जो प्रश्न है इसमें वाहन के द्वारा तय की गई दूरी दी हुई है ओडोमीटर के माध्यम से और हमें इसकी जो औसत चाल है वो निकालनी है। कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग चरण दर चरण समाधान पर अगर हम नज़र डालें तो हमें समझ पर आएगा कि किस तरीके से इसका हम जो समाधान है या हल है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस प्रश्न में हमें क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कार द्वारा तय की गई दूरी, जो कि है किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हम ओडोमीटर के प्रारंभिक पठन को देखें, वह है 2000 किलोमीटर और अंतिम पठन है 2400 किलोमीटर। यानी कि तय की गई दूरी की गणना अंतिम मान में से प्रारंभिक मान को अगर घटा दिया जाए, तो आसानी से निकाला जा सकता है। ऐसा करने से यानी कि 2400 किलोमीटर में अगर हम 2000 किलोमीटर को घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 400 किलोमीटर। साथ में हमें यह भी दिया गया है कि वाहन द्वारा इस दूरी को तय करने में जो समय लगा है वह है 8 घंटा और हम जानते हैं कि कार की औसत गति कुल तय की गई दूरी को कुल लगे समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसलिए औसत चाल क्योंकि हमें निकालना है, क्या निकालना है? औसत चाल। औसत गति की जगह पर अगर हम सही तरीके से इसको परिभाषित करें तो औसत चाल होना चाहिए। तो औसत चाल कुल तय की गई दूरी को कुल लगे समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसलिए औसत चाल 400 को 8 से विभाजित करने पर प्राप्त होगी, जो हमें चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मान दे रही है, जिसको कि हम v औसत बराबर S बटे T बराबर 400 किलोमीटर बटे 8 घंटे से निकाल रहे हैं। तो v औसत बराबर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो औसत चाल जो हम लोग ने निकाला है वो किलोमीटर प्रति घंटे में निकाला है। तो हमें अब इसको मीटर प्रति सेकंड में औसत गति भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है और इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इनका उपयोग करके हम औसत गति का मान 13.9 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से? आप इसको देखिए यहाँ पर कि v औसत बराबर है 50 किलोमीटर बटे आवर गुणा 1000 मीटर बटे 1 किलोमीटर गुणा 1 आवर बटे 3600 सेकंड। तो किलोमीटर से किलोमीटर यहाँ से विभाजित हो जाएगा, घंटे से घंटा विभाजित हो जाएगा और ये निकल कर आ जाएगा हमारे इसको हल करने के बाद। ऊपर देखिए 50 गुणे 1000
बटे 3600। जब इसको हम हल करेंगे तो 13.9 आएगा, और यहाँ पर जो मीटर है वो आ गया और सेकंड जो है वो आ गया, जिससे कि बन गया मीटर पर सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। तो इसलिए कार की औसत गति, औसत चाल, इसलिए कार की जो औसत चाल है वो 13.9 मीटर प्रति सेकंड निकलकर आ जाएगी। अब चलते हैं अगले उदाहरण पर, जो कि है 7.3। तो प्रश्न क्या है, एक बार पहले प्रश्न पढ़ लिए। उषा एक 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है। उषा एक 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है। पूल यानी कि जैसे होता है ना, तरण ताल जिसे हम बोलते हैं, तो उषा एक 90 मीटर लंबे तरण ताल में तैरती है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक उसी सीधे रास्ते पर वापस तैरकर 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है हमें। तो अब चलिए उदाहरण 7.3 को हल करते हैं, और इस पे क्योंकि क्या पूछा है उसको एक बार और मैं आपको बता दूं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो उषा है वह 90 मीटर लंबे तरण ताल में तैर रही है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक और वापस उसी सीधे रास्ते के साथ तैरकर 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो हमें उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को चरण दर चरण हम इसका हल देखते हैं। यानी कि कभी भी जब हमें कोई प्रश्न हल करना होता है तो सबसे पहले तो हम उस पे दी गए जो हमें इस पे आंकड़े हैं उनको हमें निकाल कर रखना होता है। तो सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को नोट करेंगे। यह पहला कदम है जो हम हर सवाल में करते हैं और हमेशा ही करना चाहिए। जब आप सीख रहे हो तो ऐसा करना उचित होता है। हमें क्या दिया गया है कि उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी 180 मीटर है। उषा का जो विस्थापन 1 मिनट में हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0 मीटर। क्योंकि जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है उनके बीच का अंतर ही हमारा विस्थापन देता है। जहां से उषा ने चलना शुरू किया था वहीं पर वो आ गई हैं, तो उनकी विस्थापन की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति अगर हम देखें वो बराबर ही है, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं औसत गति जो होती है वो होती है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। अगर हम औसत गति को औसत चाल को, यहाँ पर देखिए क्या है, औसत चाल आएगा। औसत चाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर औसत चाल आएगा। औसत चाल क्योंकि हमें निकालना है ना, औसत चाल। तो औसत गति नहीं, औसत चाल आएगा यहाँ पर। औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। अगर औसत चाल को हम लिखें तो एस से लिखते हैं, तो एस बराबर हो गया 180 मीटर बटे 1 मिनट, और एस बराबर हो जाएगा 180 मीटर बटे 1 मिनट गुणा 1 मिनट बटे 60 सेकंड। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको देखिए क्या करना है, 180 को विभाजित कर देना है 60 से, और ऐसा विभाजित करने पर हम देख सकते हैं शून्य से शून्य कट जाएगा, 18 बटे 6 बन जाएगा 3। तो निकल कर आ जाएगा, तो क्योंकि मिनट से मिनट भी यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ मीटर प्रति सेकंड। तो एस बराबर हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि औसत वेग अब हमें अगर निकालना है तो विस्थापन बटे कुल लिया गया समय करना होगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति थी वह बराबर थी, वह एक ही जगह पर थी। विस्थापन 0 हो गया, और विस्थापन 0 होने की वजह से औसत वेग v बराबर 0 मीटर बटे 60 सेकंड बन जाएगा। यानी कि v बराबर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या बन जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। तो उषा की औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकंड हो गई और औसत वेग हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम यहां पर वेग के परिवर्तन की दर की बात कर रहे हैं। यानी कि वेग वेग हम कैसे निकालते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हम एक समान गति के बारे में बात करेंगे। एक समान गति में कोई वस्तु एक सीधी रेखा के अनुदिश नियत वेग से गति करती है, और इसको हम लोगों ने अपने पिछले व्याख्यान में समझा था।
तो हम जानते हैं कि एक समान गति में एक वस्तु एक सीधी रेखा के साथ एक नियत वेग से चलती है। नियत वेग का अर्थ क्या है? नियत वेग का अर्थ हो गया कि वेग समय के साथ नहीं बदल रहा। चूंकि वेग नियत है, इसलिए किसी भी समय अंतराल के दौरान वेग में परिवर्तन शून्य होता है। यानी कि एक समान गति में हमें यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि किसी भी समय अंतराल में अगर हम वेग में परिवर्तन की बात करें तो वह शून्य निकल कर आएगा। वहीं पर अगर हम असमान गति की बात करते हैं तो असमान गति में वस्तु का वेग समय के साथ बदलता रहता है। असमान गति में होता क्या है कि जो कोई वस्तु है उसका वेग समय के साथ बदलता रहता है। तो वस्तु के पास भिन्न भिन्न समय पर अपने पथ के अनुदिश भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न वेग मान होते हैं और इसका सीधा सा मतलब है कि वस्तु के पथ के अलग अलग समयों पर बिंदुओं पर अलग अलग वेग का मान होता है और ऐसा होने पर हम कहते हैं कि जो गति है वह असमान गति है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी समय अंतराल के दौरान वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता और जब शून्य नहीं होता तो किस दर से बदल रहा है वेग, इस पर बात आ जाती है और इसको ही हमें पढ़ना है, यानी कि वेग के परिवर्तन की दर। और इस वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, जिसको कि हमने अपने पिछले व्याख्यानों में अंकित किया था कि त्वरण क्या होता है। तो चलिए यहां से हम समझते हैं कि त्वरित गति क्या होती है, क्योंकि त्वरण आता है जब भी वेग में परिवर्तन आता है तो वेग के परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरित गति की अगर बात की जाए उसका अर्थ क्या होगा, आइए समझते हैं। हम जानते हैं कोई वस्तु हमेशा एक समान चाल से नहीं चलती। कभी कभी यह तेज हो जाती है, कभी कभी धीमी हो जाती है। वस्तुएं कम ही एक समान से चलती हैं। मतलब कि अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो ज्यादातर वस्तुएं जो हैं वह एक समान चाल से शायद ही चलती हैं। उनमें हमेशा चाल में अंतर आता ही आता है। कभी वह तेज, कभी धीमे, इस तरीके से वह चलती हैं। यानी कि वेग के समय के साथ परिवर्तन को वर्णित करने के लिए हम त्वरण की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं और उसके अनुसार ही समझते हैं कि आखिर वेग के परिवर्तन की दर, जिसको कि हम त्वरण बोलते हैं, वह क्या होता है। तो त्वरण क्या है? सबसे पहली बात यही आ जाती है कि त्वरण क्या है। दरअसल त्वरण प्रति इकाई समय में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको बताता है। यानी कि प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। प्रति इकाई समय यानी जैसे हमने कह दिया कि एक सेकंड में जो वेग है उसमें कैसे परिवर्तन आ रहा है। जिस तरीके से हमने वेग को परिभाषित किया था कि विस्थापन एक सेकंड में कितना हो रहा है, तो यहां पर जब हम त्वरण की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि प्रति इकाई समय में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो गणितीय रूप से इसको हम लिख सकते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। यानी कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मान u से अंतिम मान v में समय t में बदल जाता है तो त्वरण a को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि कोई हमारे पास वस्तु है, प्रारंभिक जो मान है वेग का वह u है, अंतिम मान उस वेग का v है, t समय में बदल रहा है, त्वरण a जो है वह निकल कर आएगा v माइनस यू बटे टी। और इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यानी कि जब जो वेग है वह समय के साथ बदलता है, ऐसी गति को हम त्वरित गति कहते हैं। आइए अब हम देखें कि वेग में परिवर्तन को व्यक्त करना किस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं।
तो हम देखेंगे कि त्वरण या वेग के परिवर्तन की दर को यानी कि हम त्वरण बोलें या वेग के परिवर्तन की दर बोलें, एक ही चीज़ है। तो हम देखेंगे कि त्वरण या वेग के परिवर्तन की दर को कैसे व्यक्त किया जाता है। दरअसल त्वरण धनात्मक होता है यदि यह वेग की दिशा में है। तो अगर ये कहा गया है कि त्वरण धनात्मक होता है यदि वह वेग की दिशा में है, तो कहीं न कहीं ऋणात्मक त्वरण भी होगा, उसको हम लोग समझेंगे अभी। तो हम ये कह दें अगर अभी कि त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। त्वरण धनात्मक होता है यदि यह वेग की दिशा में है। उदाहरण के लिए, यदि एक कार आगे की ओर जा रही है और प्रत्येक सेकंड उसकी गति बढ़ रही है। क्या समझ पर आया? मान लेते हैं कि यदि एक कार आगे की ओर जा रही है, यानी कि किसी एक दिशा में आगे बढ़ रही है और प्रत्येक सेकंड उसकी गति बढ़ रही है, तो इस प्रकार के त्वरण को धनात्मक त्वरण या सरल त्वरण कहा जाएगा। यानी कि त्वरण धनात्मक होता है यदि यह वेग की समान दिशा में हो। जिस दिशा में वेग है, उसी दिशा में जब त्वरण होता है, तब हम बोलते हैं कि त्वरण धनात्मक है। त्वरण कभी-कभी ऋणात्मक भी होता है और हम इस ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। अब यही त्वरण अगर हमारा वेग की दिशा के विपरीत में हो, तो हम ऐसे त्वरण को ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं, जिसको कि हम सीधा-सीधा मंदन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की गति में त्वरण गति की विपरीत दिशा में होता है और इस प्रकार के त्वरण को मंदन या अवमंदन भी कहा जाता है। चूंकि वेग की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड है और समय की एसआई इकाई सेकंड है और हम जानते हैं त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है, यानी वेग को समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो हम अगर गौर से देखें, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड वर्ग बन जाएगा। कैसे? आपने मीटर प्रति सेकंड को प्रति सेकंड से विभाजित, मतलब प्रति सेकंड फिर से लगा दिया उस पे। मीटर प्रति सेकंड को आपने विभाजित किया सेकंड से अगर एक बार और, तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो यहां पर अगर हम एक समान त्वरण की बात करें, तो हमने ये जान लिया कि त्वरण क्या होता है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। शून्य जब होता है त्वरण, तो वह हमारा एक समान गति के अंतर्गत आता है या एक समान वेग के अंतर्गत आता है। वहीं पर जब बात आती है कि एक समान त्वरण है अगर, तो उसका मतलब क्या है? तो त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है और एक समान त्वरण से मतलब यह है कि जब हम त्वरण को इस तरीके से देख रहे हैं कि समय के साथ उसका जो मान है वह नहीं बदल रहा है। तो आखिर इसका मतलब क्या है, समझना है हमें इसको। एक समान त्वरण क्या है, यही हमारा प्रश्न है। यानी कि यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है, तो त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। यानी कि यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है या घटता है, वो भी कैसा? समान मात्रा में, समान समय अंतरालों में, तो त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। इस पे जो बहुत मुख्य बात है वह यह है कि समान मात्रा में, समान समय अंतराल, तो घट भी रहा है या बढ़ रहा है, समान मात्रा में हो रहा है और कब? समान समय अंतराल में। तो समय अंतराल क्योंकि समान है, बराबर घट या बढ़ रहा है, तो हम इसको एक समान मतलब जो वेग है वह समान बढ़ या घट रहा है, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि जो वह वस्तु है उसमें एक समान त्वरण मौजूद है, क्योंकि वेग जो घट या बढ़ रहा है वह समान मात्रा में घट या बढ़ रहा है, समान समय अंतराल में। उदाहरण स्वरूप, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की जो गति होती है, वह एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की गति है
अब आप उसको अगर ध्यान से देखें, जैसे कि पेड़ से गिरा हुआ एक सेब, सेब को लगातार पृथ्वी अपने केंद्र की ओर त्वरित कर रही होती है, यानी कि उस पे लगातार त्वरण लग रहा होता है। इस मामले में की जो त्वरण का जो मान होता है, वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है, जिसको कि आप गुरुत्वाकर्षण वाले जो हमारा अ, अध्याय होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर त्वरण उस पृथ्वी के द्वारा उस सेब में 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लग रहा होता है। तो इस तरीके का त्वरण हमारा एक समान त्वरण कहलाता है। यानी कि हर सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड जो उसका चाल है या जो वेग है उसमें परिवर्तन आ रहा है। अब बात आती है असमान त्वरण की। असमान त्वरण क्या होता है? तो देखिए, प्रश्न हमारा ये है कि असमान त्वरण क्या है? यानी कि जब समान समयांतरालों में वेग असमान मात्रा में बदलता है, तो त्वरण को असमान त्वरण कहा जाता है। यानी कि जब समान समयांतरालों में वेग में असमान मात्रा में परिवर्तन होता है, यानी कि आपने समयांतराल को तो समान रखा, उसको तो आपने बराबर रखा, परंतु जो वेग है उसमें असमान मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण को असमान त्वरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक कार जो सीधी सड़क पर चलते हुए समान समयांतरालों में अपनी गति को अलग-अलग मात्राओं में बढ़ा रही है, जैसे कि इसको समझने के लिए जो हमने उदाहरण लिया है, इस पे अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें, इस पे एक विचार करें। एक कार सीधी सड़क पर चलते समय बराबर समयांतराल में अलग-अलग मात्रा में अपनी गति बढ़ा रही है। कार कभी त्वरित होती है, जब यातायात साफ होता है, कभी धीमी होती है, जब यातायात बढ़ जाता है। तो जब धीमा हो रहा है, उस समय ऋणात्मक त्वरण इसमें काम कर रहा है। वेग धनात्मक ही है, वेग अभी भी ये जो कार है वह सीधी रेखा में, सरल रेखा में आगे की तरफ बढ़ रही है, तो धनात्मक वेग है। परंतु ऋणात्मक त्वरण के कारण जो वेग है उसका मान घट गया है। जबकि वहीं पर धनात्मक वेग होने पर भी धनात्मक त्वरण जब आएगा, तो जो गति है यानी कि उसका जो चाल है, दरअसल वो बढ़ जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर असमान त्वरण का यह उदाहरण है कि यातायात में चलते वक़्त जब कभी यातायात जो कार दूसरी हैं, जब वो कम हो जाती हैं, तो बहुत आसान से हम वहाँ से निकल जाते हैं। जबकि अगर यातायात बढ़ जाता है, यहाँ यानी कि जो दूसरे साधन हैं, वो बढ़ जाते हैं, तो हमें अपनी जो कार है, उसकी चाल को घटाना ही पड़ता है। तो इस तरीके में जब एक बार ऋणात्मक त्वरण है, धनात्मक त्वरण है, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि यह असमान त्वरण का उदाहरण है। तो आइए हम क्या करें, एक गतिविधि के द्वारा इस चीज को समझें कि दैनिक जीवन की विभिन्न वस्तुओं द्वारा दिखाए गए त्वरण के विभिन्न प्रकारों को हम क्या समझने लायक बन गए हैं। तो यह आपके जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है, उसकी गतिविधि 7.8 है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य बहुत ही आसान है कि सबसे पहले हमें त्वरण के विभिन्न प्रकारों को पहचानना और वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना होगा। हम अपने दैनिक जीवन में त्वरण के विभिन्न प्रकार को देखते हैं, जैसे कि कार की गति, पहाड़ से नीचे की ओर साइकिल चलाना, पहाड़ पर ऊपर की ओर दौड़ने की कोशिश करना इत्यादि। या कोई जैसे रास्ता है, उस रास्ते में अगर चढ़ाई है, ढलान है, तो उसमें चलना भी हमारे लिए यहाँ पर अलग-अलग तरीके का जो स्थितियाँ हैं, वो हो सकती हैं। फिर हमारा उद्देश्य यह होगा कि हम समझें कि त्वरण वस्तुओं की गति को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि हमें समझना होगा कि त्वरण वस्तुओं की गति को कैसे प्रभावित कर सकता है। कभी यह वस्तुओं को तेज चलने में मदद करता है, तो कभी वस्तुओं की गति को कम करने में ये मदद करता है, यानी कि उनकी चाल को घटाने में मदद करता है।
तो समझने के लिए अगर हम थोड़ा-सा ध्यान दें, तो त्वरण के प्रकार कितने हैं? तो सबसे पहले तो हमें 4 प्रकार की गतियों को समझने की आवश्यकता है। पहली गति है गति की दिशा में त्वरण, या हम ये कहें कि पहला जो त्वरण है, वह यह है कि गति की दिशा में त्वरण, या हम इस पे ये कहें कि उसके दूसरे तरफ त्वरण है। तो एक-एक करके उसको समझते हैं। सबसे पहला है गति की दिशा में त्वरण। इसका मतलब है कि वस्तु तेज हो रही है। वस्तु की जो चाल है वह बढ़ रही है। तो एक कार जो विराम से शुरू होकर अपनी चाल बढ़ा रही है, इसमें जो त्वरण है वह धनात्मक होगा। फिर दूसरा है गति की दिशा के विपरीत त्वरण। गति जिस दिशा में है, उसके विपरीत अगर त्वरण है तो क्या होगा? यानी कि इसका अर्थ है कि वस्तु धीमी हो रही है, मंदन हो रहा है। उदाहरण के लिए एक साइकिल में जब ब्रेक लग रहा है और वह रुक रही है, तो हम ये कहेंगे कि गति की दिशा के विपरीत त्वरण लग रहा है, उस पे मंदन हो रहा है। या फिर अगर हम एक समान त्वरण की बात करें, तो त्वरण समय के साथ स्थिर रहता है जब। जैसे कि आप अगर ये देखें कि इस प्रकार के त्वरण का एक अच्छा उदाहरण किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना है। यानी जैसे किसी ऊंचाई से छोड़ी गई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से त्वरित होती है। यह त्वरण क्यों आ रहा है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर अपना जो प्रभाव है वह दिखा रहा है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वस्तु ऊंचाई से गिरते समय वायु का प्रतिरोध उसको उसके प्रतिरोध का सामना करती है। इसलिए यदि हम निर्वात बनाए रखें, जिसको कि हम अंग्रेजी में वैक्यूम बोलते हैं, अगर ऐसा बनाए रखें, तो एक पंख और एक पत्थर एक ही समय पर जमीन पर गिरेंगे, जब उन्हें एक ही ऊंचाई से फेंका जाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें जो त्वरण है वह समान रूप से लग रहा होता है। और गुरुत्वीय त्वरण जो है वह जो हमारे पास वस्तु है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो इस वजह से किसी ऊंचाई से छोड़ी गई वस्तु पृथ्वी की केंद्र की ओर जब 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से त्वरित होती है, तो यह बहुत अच्छा उदाहरण होता है एक समान त्वरण का। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब भी हम ऐसे बात कर रहे हैं, तो जब तक कि ये दिया ना गया हो कि हम जो पूरा वस्तु है वो किस तरीके के माहौल में है, तो हमें वायु प्रतिरोध को अनदेखा करते हुए ये सारी चीजें समझनी है। फिर असमान त्वरण आता है। त्वरण समय के साथ जब बदलता है, यानी कि एक असमान त्वरण का अर्थ है कि त्वरण समय के साथ बदल रहा है। इसका मतलब है कि त्वरण नियत नहीं है। कभी वाहन तेज हो रहा होता है और कभी धीमा हो रहा होता है। उदाहरण के लिए यातायात में चल रही एक कार कभी तेज हो जाती है और कभी धीमी हो जाती है। यानी कि शहर के यातायात में चलती हुई एक कार जब कभी बार बार तेज हो रही है फिर धीमी हो रही है। तो ऐसा कब होता है? जब आसपास जो कार हैं, जो दूसरे हमारे चलने वाली चीजें हैं, वो उस पे अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, तो धीमी हो जा रही है कार। अगर अवरोध हट जा रहा है तो वो तेज हम लोग कर देते हैं उसको। जितनी भी चीजें अभी तक हम लोग ने देखी, उसको इस उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे कि प्रश्न क्या है हमारा? स्थिर अवस्था से शुरू होकर राहुल अपनी साइकिल चलाता है ताकि 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर सके। फिर वह ब्रेक लगाता है ताकि अगले 5 सेकंड में साइकिल का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाए। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करना है। तो आइए अब इस प्रश्न को हम चरण दर चरण हल करें। सबसे पहले तो हम क्या करना है, जैसे पहले मामले में अगर हम देखें,
यानी कि जब स्थिर अवस्था से शुरू होकर राहुल को अपनी साइकिल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड तक ले जानी है, तो यह हम पहला मामला मान लेते हैं, या जो पहली स्थिति है वह मान लेते हैं। दूसरी स्थिति में वह ब्रेक लगाएगा, और जिससे कि अगले 5 सेकंड में साइकिल का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाए। तो पहले मामले या पहली स्थिति में क्या क्या दिया गया है उसको समझिए। प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर पर सेकंड है। अंतिम वेग v बराबर 6 मीटर पर सेकंड है। समय t बराबर 30 सेकंड है। तो समीकरण 7.3 जो है, यानी कि a बराबर v माइनस यू बटे टी, इस समीकरण में u, v और t के अगर हम दिए गए मानों को रखें तो हमें क्या मिलेगा, कैसे निकालेंगे? u क्या है, v क्या है, t क्या है? u है हमारी प्रारंभिक गति या प्रारंभिक चाल, v जो है या जो u है वो हमारा प्रारंभिक वेग है, v जो है वह अंतिम वेग है, और जो t है वह समय है जिसमें कि ये बदलाव हो रहा है। तो a बराबर हो जाएगा 6 ऋण 0 मीटर प्रति सेकंड बटे 30 सेकंड। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अब इसमें क्या करना है हमें, दूसरी जो स्थिति है या दूसरा जो मामला है उसमें क्या दिया गया है उसको पहले समझते हैं। प्रारंभिक वेग है u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग है v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए फिर से, यहां पर अब प्रारंभिक वेग u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो हमने दो अलग परिस्थितियों में चीजों को विभाजित किया है। पहले विभाजन में हमने देखा कि जो प्रारंभिक वेग था वह 0 था और अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड था, जबकि इस दूसरे परिस्थिति में प्रारंभिक वेग को हमने 6 मीटर प्रति सेकंड माना है और अंतिम वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड लिया है, और समय हो जाएगा यहां पर t बराबर 5 सेकंड। तो समीकरण 7.3 का जब हम इस्तेमाल करेंगे, a बराबर v माइनस यू बटे टी, इस उपरोक्त समीकरण में u, v और t के दिए गए मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा कुछ इस तरीके से। क्योंकि हमें पता है u, v और t क्या है, ऊपर हमें इस पे दिया भी गया है, तो a बराबर बन जाएगा 4 ऋण 6 मीटर प्रति सेकंड बटे 5 सेकंड, जो कि बराबर होगा ऋण 0.4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, और यह निकलकर आ जाएगा हमारा त्वरण। त्वरण यहां पर कैसा है, ऋणात्मक है, यानी कि यह जो अंतिम वेग है उसकी उसके मान को यहां पर हमें कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक वेग जब u बराबर 6 मीटर पर सेकंड था उसमें त्वरण हमारा -0.5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग काम कर किया 5 सेकंड तक, जिसके कारण वेग जो अंतिम वाला था उसकी जो हमें मान मिली वो मिली v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इस त्वरण ने वेग के मान को घटाने का काम किया, क्योंकि यह वेग के विपरीत दिशा में काम कर रहा था, और इसी वजह से यहां पर ऋणात्मक जो है वो मान निकल कर आया है। इसलिए पहले मामले में साइकिल का त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, और दूसरे मामले में यह -0.4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। आइए कुछ पाठगत प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि कब हम कहेंगे कि कोई पिंड एक समान त्वरण में है या असमान त्वरण में है। कैसे इसको निकालेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो इसका पहला भाग है उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि एक समान त्वरण की बात करते हैं। तो किसी वस्तु की गति एक समान त्वरण कहलाती है यदि उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में परिवर्तित होता है। उदाहरण स्वरूप
स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की गति एक समान त्वरण का एक उदाहरण है। यानी कि एक मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति को अगर हम देखें, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र में जब एक पिंड गिरता है मुक्त रूप से, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है और वह एक रूप त्वरण का उदाहरण है। फिर इस पे बात आती है एक ऐसे पिंड की जिसमें असमान त्वरण होता है यदि उसका वेग असमान समांतरालों में बदलता है। यानी कि जैसे एक भीड़ भाड़ वाली शहर की सड़क पर एक कार की गति असमान त्वरण का एक उदाहरण है। भीड़ भाड़ वाली शहर की सड़क पर जब कार गति करती है तो उसमें असमान त्वरण होता है। क्यों? क्योंकि कभी उसका वेग बढ़ता है, कभी घटता है, और इस तरीके से हम उसको एक असमान त्वरण वाले उदाहरण का स्वरूप मान सकते हैं। एक और पाठगत प्रश्न करेंगे हम लोग, जिसमें कि एक बस अपनी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक 5 सेकंड में कम कर देती है। तो हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि आखिर बस का त्वरण कितना होगा, यानी कि बस का त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो आप इसको देखकर भी कह सकते हैं कि त्वरण धनात्मक है या ऋणात्मक, क्योंकि घट रहा है वेग, यानी कि जो हमारा उत्तर निकल कर आएगा वह ऋणात्मक त्वरण निकल कर आएगा। आइए इसको हम लोग एक-एक करके एक-एक जो इसके चरण हैं उस पे इसको हल करें। तो क्या-क्या दिया गया है? सबसे पहले ये निकाल लेना है, सारे आंकड़े लिख लेने हैं। तो बस की प्रारंभिक गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। हालाँकि हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि समय आपको सेकंड्स पर दिया गया है, इस कारण। इसलिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो वो हमें 22.22 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। बट इसको कैसे, परंतु इसे हमें कैसे बदलना है उसको अगर हम देखें तो u बराबर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और यह बराबर हो जाएगा 80 गुणे 5/18। क्योंकि यह एक तरीका है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलने में के लिए। तो जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो आप 5/18 का गुणा करते हैं, तो 80 गुणे 5/18 बन जाएगा 22.22 मीटर प्रति सेकंड। फिर आप बस की जो अंतिम चाल है v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी बदल लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो 60 गुणे 5/18 बराबर हो जाएगा 16.66 मीटर प्रति सेकंड। और इसकी जो चाल है 80 से 60 तक आने में कितना समय लगा? 5 सेकंड का समय लगा। यानी कि हम जानते हैं त्वरण a बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। तो a बराबर हो जाएगा 16.66 ऋण 22.22/5। और जब हम इसको हल करेंगे तो a बराबर हमें मिलेगा -1.112 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो ये देखिए ऋणात्मक त्वरण निकल कर आया है, जो कि हमें पहले ही पता चल गया था क्योंकि बस की अंतिम चाल प्रारंभिक चाल से कम थी। तो ऋणात्मक त्वरण ही लगा होगा, तभी तो उसने उसकी चाल को कम किया। अतः बस का जो त्वरण है वह -1.112 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। इसी चीज को अगर आपसे पूछ लिया जाता कि मंदन कितना है, तो मंदन बताने के लिए आप सीधे सीधे बताते 1.112 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। उस समय आप ऋण का प्रयोग नहीं करते। जब आपसे त्वरण पूछा जाएगा तब आप बोलेंगे कि ऋण 1.112 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अन्यथा जब आपसे मंदन की बात की जाएगी तो आप सीधा सीधा कहेंगे 1.112 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। एक और प्रश्न इस पे हम देखते हैं। एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करती है और एक समान त्वरण के साथ चलती हुई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति 10 मिनट में प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे? तो आइए इसको एक एक करके जो इसका चरण दर चरण हल है उसको हम समझें। सबसे पहले तो क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। ट्रेन का प्रारंभिक वेग कितना है, कैसे पता चला?
इस पे देखिए लिखा है कि एक रेलगाड़ी यानी कि जो ट्रेन है रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करती है। तो चलना अगर शुरू कर रही है, यानी कि अगर ये चलना शुरू कर रही है, तो यहाँ पर वह पहले रुकी हुई थी, तो प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया। फिर एक समान त्वरण के साथ चलती हुई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति 10 मिनट में प्राप्त करती है। तो ट्रेन का अंतिम वेग हो जाएगा v बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको कि हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे 40 गुणे 5/18 करके, जो कि 11.11 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आएगा। तो इसमें लिया गया समय जो है वो है t बराबर 10 मिनट, तो 10 गुणे 60 यानी कि 600 सेकंड्स हो जाएंगे। अब इसमें त्वरण a बराबर निकल कर आ जाएगा v माइनस यू बटे टी, और a बराबर हो जाएगा 11.11 माइनस 0/600। तो a बराबर ये निकल कर आ जाएगा 0.0185 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। यानी कि ट्रेन का त्वरण 0.0185 मीटर प्रति सेकंड वर्ग हमें मिल गया। तो आखिर आज हम लोग ने अपने व्याख्यान में किन किन चीजों को पढ़ा समझा, आइए उसको एक बार सारांश के साथ देखते हैं। तो औसत चाल तय की गई कुल दूरी को लिया गया कुल समय से विभाजित करके प्राप्त की जाती है, जबकि औसत वेग दूरी के बजाय विस्थापन को मानता है। वेग के परिवर्तन की दर त्वरण जिसे हम कहते हैं एक समान यानी कि स्थिर परिवर्तन या असमान परिवर्तनशील परिवर्तन हो सकती है, जिसकी गणना जो सूत्र हमारा है a v माइनस यू बटे टी का उपयोग करके की जाती है, जहां v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और t लिया गया समय है। धनात्मक त्वरण तब होता है जब यह वेग की समान दिशा में होता है, जबकि ऋणात्मक या मंदता तब होता है जब यह विपरीत दिशा में होता है। तो मैं आशा करता हूं जो मैंने आपको समझाया है वह समझ पर आया होगा। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।